पंडित जी ने खोली रक्षित की कुंडली और उसे देखकर सुधा के होश उड़ गए। सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। सावन के पावन महीने में परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए सुधा पंडित जी को घर बुलाती है। सुधा चाहती है कि घर में चल रही परेशानियां खत्म हों और परिवार के सभी सदस्यों के बीच फिर से खुशियां लौट आएं। इसी दौरान पंडित जी सलाह देते हैं कि अगर घर में सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक करवाना चाहिए। लेकिन तभी रवीना पुरानी बातों को याद करते हुए सुधा से कहती है कि इससे पहले भी घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई गई थी और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कोई नहीं भूल सकता। रवीना की बात सुनकर माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। हालांकि पंडित जी उन्हें समझाते हैं कि हर पूजा का अपना महत्व होता है और उन्हें एक बार भगवान शिव का अभिषेक जरूर करवाना चाहिए। परिवार वाले इस बात पर विचार ही कर रहे होते हैं कि तभी पंडित जी के पास बार बार रश्मि की मां का फोन आने लगता है। वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं। पंडित जी रश्मि के लिए लड़का ढूंढने की बात करते हुए उसकी उम्र और बाकी चीजों को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। तभी रक्षित सामने से ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। रक्षित कहता है कि शादी उस इंसान से होगी जो किसी के वजन या बाहरी रूप को नहीं बल्कि उसके दिल को देखेगा। जो उसे दिल से स्वीकार करेगा उसे वह जरूर मिल जाएगा। रक्षित की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव नजर आते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आता है। जैसे ही रश्मि की तस्वीर सामने आती है, सुधा और परिवार के बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सुधा के मन में रक्षित को लेकर एक बहुत बड़ा डर बैठ चुका है। उसे चिंता सताने लगती है कि कहीं रक्षित अभी भी अपने पुराने रिश्ते और अपने अतीत में ही तो नहीं अटका हुआ है। सुधा को डर है कि अगर रक्षित कभी अपराजिता को अपने दिल से नहीं निकाल पाया तो इसका असर उसके भविष्य और उसके बच्चों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। इसी चिंता के चलते सुधा पंडित जी से कहती है कि वह तुरंत रक्षित की कुंडली देखें और बताएं कि आखिर उसके बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। क्या रक्षित के जीवन में दोबारा खुशियां आएंगी या उसका अतीत ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। पंडित जी जब रक्षित की कुंडली को ध्यान से देखते हैं तो उनके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। वह बताते हैं कि जिस नक्षत्र में रक्षित का जन्म हुआ है उसी नक्षत्र से जुड़ी एक लड़की की कुंडली भी उनके सामने आई है। पंडित जी आगे बताते हैं कि अगर सुधा चाहती हैं कि रक्षित आने वाली परेशानियों से बच जाए और उसकी कुंडली में मौजूद दोष का प्रभाव कम हो तो उसके लिए ऐसी लड़की का रिश्ता देखना होगा जिसकी कुंडली में भी उसी तरह के योग मौजूद हों। सुधा पंडित जी की बातें बड़े ध्यान से सुनती है और रक्षित की जिंदगी को लेकर और ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसके बाद पंडित जी कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताते हैं जो ईरा की कुंडली से बिल्कुल मेल नहीं खाते। पंडित जी साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगर ईरा और रक्षित की शादी होती है तो दोनों के बीच वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी रह सकती हैं और दोनों के लिए खुश रहना मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर सुधा के दिमाग से ईरा का ख्याल निकल जाता है। अब वह केवल अपने बेटे रक्षित की खुशी के बारे में सोचने लगती है। सुधा पंडित जी से कहती है कि अगर रक्षित के लिए ऐसी लड़की की जरूरत है जिसकी कुंडली में विशेष योग हो तो फिर आप ही उसके लिए ऐसी लड़की क्यों नहीं ढूंढते जिसकी कुंडली रक्षित से पूरी तरह मेल खाती हो। सुधा की यह बात सुनकर पंडित जी कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। इसके बाद वह कहते हैं कि संयोग से ऐसी ही एक कुंडली आज सुबह उनके पास आई है। सुधा यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि आखिर वह कुंडली किसकी है। तभी पंडित जी बताते हैं कि यह कुंडली किसी और की नहीं बल्कि अपराजिता की है। यह नाम सुनते ही सुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि अपराजिता का नाम रक्षित के अतीत से जुड़ा हुआ है और सुधा कभी नहीं चाहती थी कि रक्षित दोबारा उसी रिश्ते की तरफ लौटे। पंडित जी बताते हैं कि अपराजिता की जिंदगी में काफी कुछ घट चुका है और उसकी कुंडली को लेकर भी कई सवाल हैं। मालती को भी इस बात की चिंता है कि आखिर अपराजिता अपने जीवन में कभी खुश रह पाएगी या नहीं। इसी वजह से उसकी कुंडली पंडित जी तक पहुंचाई गई है। लेकिन अब जब पंडित जी रक्षित और अपराजिता की कुंडली का मिलान करते हैं तो मामला पूरी तरह बदल जाता है। पंडित जी बताते हैं कि ऐसी कुंडली का मिलना बहुत दुर्लभ है। दोनों की कुंडली में ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से बेहद खास तरीके से जुड़े हुए हैं। यह सुनकर सुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद भगवान भी रक्षित और अपराजिता को दोबारा एक दूसरे के करीब लाना चाहते हैं। तभी वहां अरविंद आ जाता है और सुधा से कहता है कि कभी कभी भगवान का इशारा समझने के लिए किसी और सबूत की जरूरत नहीं होती। अगर आज भी सुधा ने इस इशारे को नहीं समझा तो कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने ही बच्चों की खुशियों को हमेशा के लिए खो दे। अरविंद की बात सुनकर सुधा गहरी सोच में पड़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंडित जी की भविष्यवाणी सुनने के बाद सुधा क्या फैसला लेगी। क्या वह रक्षित की खुशी के लिए अपने पुराने फैसले को बदल देगी? क्या सुधा अपराजिता को
दोबारा रक्षित की जिंदगी में स्वीकार करेगी, या फिर वह रक्षित और अपराजिता को अलग रखने के लिए कोई नया कदम उठाएगी। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि अपराजिता के दिल में भी अब रक्षित के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी हैं। उसे हर जगह रक्षित ही नजर आने लगा है। वह चाहकर भी अपने दिल में छिपे इस प्यार को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अपराजिता आखिरकार रक्षित से अपने प्यार का इजहार कर देगी। अगर अपराजिता ने रक्षित के सामने अपने दिल की बात कह दी, तो क्या सुधा इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? क्या कुंडली का यह संयोग दोनों को फिर से एक कर पाएगा, या फिर उनकी राह में कोई ऐसा नया तूफान आएगा जो उनकी जिंदगी को एक बार फिर पूरी तरह बदल देगा? अब कहानी में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को लेकर परिवार में भी जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। पंडित जी की भविष्यवाणी के बाद सुधा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अपने बेटे की खुशी को चुनेगी या अपने पुराने डर को। आने वाला ट्रैक इसी फैसले के इर्द गिर्द घूमने वाला है, और यही फैसला रक्षित, अपराजिता और पूरे परिवार की जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है।